हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए ठीक से ना हम शोध अभ्यर्थी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए आपके लिए पेपर 1 के लिए। ये सेट नंबर 101 है। इससे पहले हमारे 100 सेट अपलोड हो चुके हैं। यदि भी नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या कीबोर्ड? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है? देखिए, निर्गम युक्ति पूछा गया है, कौन सी नहीं है? कीबोर्ड जो है ये निर्गम युक्ति नहीं है। कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया में निर्गम युक्ति उस युक्ति को बोलते हैं जिसके द्वारा वस्तुएं दृश्यमान होती हैं, जिसे दिखाई देती हैं। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन्स आदि निर्गम युक्ति की श्रेणी में आते हैं। वहीं कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड आदि आगम इनपुट युक्ति की श्रेणी में आते हैं ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गड़बड़ करना क्या कहलाता है? सुरक्षा, अवगमन, कोडीकरण या विकोडीकरण? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए पूछा गया है, जिसे आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गड़बड़ करना कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाए हमारा। इसे कोडीकरण कहते हैं हम, या कोड निर्धारित करना। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गड़बड़ करना कोडीकरण कहलाता है। जब किसी महत्वपूर्ण सूचना को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक स्थानांतरित किया जाता है तो उस डाटा को सुरक्षा के लिए कोडीकरण की तकनीक अपनाई जाती है। इस डाटा की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तरीका है कोडीकरण को तोड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें अनेक गणितीय संकल्पनाओं को समाहित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता अथवा संशय दूर करना होता है तो ऐसी परिभाषा कहलाती है अनुबंधनात्मक, सिद्धांतिक, शाब्दिक या प्रत्ययकारी? इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शाब्दिक कहलाती है। जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता अथवा संशय दूर करना होता है तो ऐसी परिभाषा ये शाब्दिक कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नीचे दिए गए कूट में से किसमें केवल सही कथन समाविष्ट है? ये सही कथन बताना हमने। वेन आरेख तर्कों को आलेखीय रूप से प्रदर्शित करता है। वेन आरेख हमारी समझ को बढ़ा सकता है। वेन आरेख को वैध अथवा अवैध कहा जा सकता है। वेन आरेख संकेत पद्धति का स्पष्ट तरीका है। एक कूट दिया गया 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या 1 3 4? इसका राइट आंसर हमारा 1 2 4 हो जाएंगे। वेन आरेख तर्कों को आलेखीय रूप से प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। वेन आरेख हमारी समझ को बढ़ा सकता है, बिल्कुल सही है। वेन आरेख को संकेत पद्धति का स्पष्ट तरीका है ये 1 2 4 हो जाए हमारा। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से दो एक दूसरे के विरोधी है। सही कूट का चयन कीजिए जो सही उत्तर का प्रतिनिधित्व करे। सभी कवि दार्शनिक होते हैं, कुछ कवि दार्शनिक होते हैं, कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते हैं, तो कोई भी दार्शनिक कवि नहीं होता है। 1 2, 1 4, 1 3 या 2 3? इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कवि के बारे में पूछा गया है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। 1 और 4 हो जाएंगे। ये सभी कवि दार्शनिक तो होते हैं, तो कोई कवि दार्शनिक नहीं होता है। दोनों ही कथन हमारे सत्य हो जाएंगे कवि के विषय में। सॉरी दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा इसमें आंसर। देखिए 2 और 3 हो जाएंगे। देखिए कुछ कवि दार्शनिक तो होते हैं, देखिए सभी कवि नहीं होते, कुछ कवि दार्शनिक होते हैं। सभी कवि दार्शनिक होते हैं का विरोधी कथन इसके विपरीत होगा। कुछ कवि दार्शनिक होते हैं। अच्छा, कूट का चयन की जो ठीक है ये ऑप्शन नंबर डी से ही रहेगा। 2 और 3 हो जाएंगे। ये सभी कवि दार्शनिक होते हैं इसके विषय में। एक दूसरे के विरोधी पूछा गया है, यानी पहले के दूसरा हो गया और चौथा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी डी जो हमारा सही आंसर हो जाए। 2 और 3 रहेंगे।
ये कुछ कवि दार्शनिक नहीं भी होते हैं और कुछ कवि दार्शनिक होते भी हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रकृति की अखंडता, प्रकृति की एकता, प्रकृति की समरूपता या प्रकृति की समरसता। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित होते हैं? ये प्रकृति की अखंडता पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगमनात्मक तर्क ऐसे तर्क को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को आरोप कर नए तथ्यों आगमनात्मक तर्क ऐसे तर्क को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर एक निश्चित तर्क पर पहुंचता है। जब तक व्यक्ति नए तथ्यों को दिए गए तथ्यों में नहीं जोड़ता है तब तक समस्या का समाधान नहीं होता है। अर्थात आगमनात्मक तर्क उसकी प्रकृति की अखंडता पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यदि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हैं। इसके आधार वाक्य सत्य है परंतु निष्कर्ष असत्य है। इसके आधार वाक्य सत्य असत्य परंतु निष्कर्ष सत्य है। इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सत्य हैं। इसमें सही आंसर क्या रहेगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हैं। एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यदि हम विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो निम्न में से किस प्रकार की तर्क शक्ति पर भरोसा करें? आगमनात्मक, निगमनात्मक, प्रदर्शनात्मक, शरीर विज्ञान संबंधी। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। हमें निगमनात्मक तर्क पर भरोसा करना है चाहिए। जब हम विश्व के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निगमनात्मक तर्क शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। निगमनात्मक तर्क शक्ति में कुछ सामान्य नियमों को चुना जाता है और उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्रयुक्त कर नए तथ्यों अर्थात सामान्य नियम से अलग तथ्यों की खोज की जाती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है और अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष के बाद उसके बेटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी? इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 वर्ष हो जाएगी इसकी आयु। कि वर्तमान में व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है तो बेटे की x है तो इसकी 4x हो जाएगी और पत्नी 3 वर्ष बड़ा है तो इसकी भी 3x 4x माइनस में 3 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार तो 15 वर्ष उसके बेटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो x प्लस में 3 बराबर 15 तो इसकी 12 हो जाएगी। माइनस करेंगे तो इस प्रकार ये 50 वर्ष हो जाएगी। तो उस व्यक्ति की पत्नी की आयु पूछा है तो 5 वर्ष बाद उसकी पत्नी की आयु 50 वर्ष हो जाएगी। चलिए इसे हल करेंगे तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक परीक्षा में 1000 विद्यार्थी बैठे। परीक्षा फल घोषित होने पर विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है। सभी 500 विषयों में असफल होने वाले की संख्या 5583 है। तीनों विषयों में सफल होने वालों की संख्या इतनी है 1400। 2 विषयों में सफल होने वालों की संख्या 1200। एक विषय में सफल होने वाले की संख्या 775 या 735। केवल अंग्रेजी विषय में असफल होने वालों की संख्या 75। सभी के असफल सफल दे रखी है। इसका सीधा सा आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 6300 आ जाएगी ये टोटल। ये सभी से जोड़ के घटा देंगे। ये 5583 हो जाएगी प्लस 75 145 140 200 प्लस 157 ये 6300 हो जाएगी हमारी टोटलिंग में। तो सफल हुए उनकी जोड़ देंगे। चलिए अगला प्रश्न। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह उसके अंकल के पिता की बेटी का लड़का है तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है? इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया। एक लड़की होगी और ये लड़का हो गया। ठीक है जी। वह उसके अंकल के तो ये इसका अंकल हो गया लड़की का। ठीक है जी। अंकल के पिता की बेटी का इसका पिता हो गया और इसकी पुत्री जो होगी ये उसका लड़का है ये। इस तरह हो जाए तो लड़का का लड़की से क्या संबंध है? इसके अंकल यानी इसका चाचा इसका पिता ये दादा हो गया इसका तो। और इसकी पुत्री का तो ये उसकी पुत्री की बेटी भी हो सकती है या फिर फुफेरा भाई हो जाएगी मौसी हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? इसका भाई होगा ये अंकल इसका चाचा और इसका यानी कि इसका बाप हो गया तो ये इसकी पुत्री। ठीक है।
इसकी पुत्री, ये तो इसका पिताजी हो गया, ये इसकी पुत्री होगी यानी कि मौसी होगी या बुआ होगी, और बुआ का बेटा क्या, भाई हुआ। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसमें इसका भाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है और वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो सीधे अपने घर पर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये सीधा पूछा गया है। इसमें से हमें डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार बनेगा, ये नॉर्थ, ये दक्षिण हो जाएगा, साउथ, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ये कहता है कि दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक आ गया, चलकर 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, जी दाएं हो जाएगा इसका, दाएं चला 10 कितना चला 5 किलोमीटर चला है, और फिर दाएं बाएं मुड़कर ये बाएं मुड़ेगा, 10 किलोमीटर चल गया, यहाँ पर पहुंच गई है, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसे 5 किलोमीटर ही 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये फिर से बनाते हैं इसका, इस पर बनाएंगे हम। पहले यहाँ से चला, ये 10 किलोमीटर चला गया सबसे पहले तो, फिर दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर गया, यहाँ 5 किलोमीटर चला है, फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ गया 10 किलोमीटर आ गया, यहाँ से इतना आ गया, फिर बाएं मुड़ कर देखिए, फिर अब इस तरफ चलेगा 10 किलोमीटर चलेगा, ये 10 ये हो गया और 5 ये नहीं 15 किलोमीटर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। तो साथियों आज की हमारी वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।